हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 इसके लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। इसमें टोटल जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने एनएम क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। बताइए, तट रेखा से कितने एनएम क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। बताइए, 100 एनएम, 200 एनएम, 150 एनएम या फिर 250 एनएम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 एनएम का जो क्षेत्र होता है ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका 200 एनएम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। बताइए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। बताइए, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या फिर 19.2 किलोमीटर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर का क्षेत्र जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताइए, सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा में, पंजाब में, बिहार या फिर उत्तराखंड में। तो बताइए सोपानी कृषि का संबंध जो है किस राज्य से है। तो देखिए सोपानी कृषि का संबंध जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोपानी कृषि का संबंध किस राज्य से है तो उत्तराखंड से है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताइए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पर स्थित है। बरौनी में स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है, डिगबोई में स्थित है या फिर मथुरा में स्थित है। तो देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये असम के डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम के डिगबोई में जो है भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। बताइए, सिंधु नदी जो है ये प्रवाहित हो रही है किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है ये आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण में, पूरब से पश्चिम में, दक्षिण से उत्तर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सिंधु नदी जो है किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो देखिए सिंधु नदी जो है ये उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए सिंधु नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है। बताइए सिंधु नदी का जो है उद्गम ये कहाँ से होता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सोनाख्याबाद हिमनद से निकल करके पूरब दिशा में जम्मू कश्मीर को पार करते हुए ये कहाँ पे चला जाता है, पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो बताइए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से है, तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पे जाके गिरता है तो अरब सागर में जाकर के गिरता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, इसका कारण बताइए क्या है। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होने का कारण क्या है। बताइए, ला नीन के कारण है, गल्फ स्ट्रीम के कारण है, लेब्राडोर के कारण है, अल नीनो के कारण है। तो बताइए कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होने का कारण क्या है। बताइए कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होने का कारण क्या है। तो देखिए सामान्य से कम वर्षा होने का कारण क्या है, अल नीनो के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होने का कारण क्या है, अल नीनो के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बताइए नमहा नदी है, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा नदी है। तो बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये गोदावरी है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो बताइए कृष्णा है, तुंगभद्रा है, ताप्ती या फिर गोदावरी है? तो बताइए कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो बताइए भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये ताप्ती नदी है। कौन सी है? ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? बताइए जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, दक्षिण पश्चिम मानसून है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए उत्तर पूर्वी मानसून है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? बताइए मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? लू कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1982 में, 1985 में, 1992 में या फिर 1972 में? तो बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में आया था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बाघ प्रोजेक्ट कब आया था या फिर टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में आया था। और हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? तो हाथी प्रोजेक्ट आया था 1992 में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? बताइए भरतपुर पश्चिम बिहार जो है किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान या फिर हरियाणा में? बताइए भरतपुर पश्चिम बिहार जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भरतपुर है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गिर वन जो है किसके लिए फेमस है और किस राज्य में स्थित है? बताइए गिर वन जो है किसके लिए फेमस है और किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये एशियाई शेर के लिए फेमस है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया है। और बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये बाघ के लिए फेमस है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है एक कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए फेमस है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। बताइए रणथंभौर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए रणथंभौर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? बताइए जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है कहाँ होता है? ग्राम में होता है, कस्बा में होता है, नगर या फिर महानगर में होता है? तो बताइए जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है कहाँ पे होता है? बताइए जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है ये कहाँ पर होता है? बताइए जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है ये कहाँ पर होता है? तो देखिए जनसंख्या का अधिक घनत्व अगर देखने को मिलता है महानगर में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? तो महानगर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए भारतीय वन अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? 1864 में, 1865 में, 1885 में या फिर 1874 में? तो बताइए भारतीय वन अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? बताइए भारतीय वन अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? तो बताइए भारतीय वन अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था?
तो 1965 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1865 में पारित किया गया था। तो इसका 1865 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? बताइए, गर्मा फसल जो है ये किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु या फिर बसंत ऋतु में? तो बताइए गर्मा फसल जो है ये किस ऋतु में होता है? तो देखिए गर्मा फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है। आप लोग गैसे गर्मा और गैसे ग्रीष्म ऋतु याद रखिएगा। गर्मा फसल का संबंध किस ऋतु से है? तो ग्रीष्म ऋतु से है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रेशेदार फसल कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से रेशेदार फसल कौन सा है? आम है, लीची है, गेहूं या फिर कपास है? तो बताइए इसमें से कौन सा फसल है जो रेशेदार है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा फसल है जो रेशेदार है? तो कपास है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बताइए कपास की खेती के लिए सर्वाधिक कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो देखिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है और काली मिट्टी जो है इस काली मिट्टी में ही कपास का जो है विकास अच्छे से होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? देखिए यहाँ पे दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दिया है एक सींग वाला गेंडा के लिए है और ये केरल में है। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है 2 सींग वाला गेंडा के लिए है, उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1 सींग वाला गेंडा के लिए है जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो 2 सींग वाले गेंडा के लिए है जो कि मणिपुर में है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है और यह 1 सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांभर झील स्थित है। बताइए सांभर झील कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है या फिर गुजरात में स्थित है? तो देखिए सांभर झील जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांभर झील जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ये जो है एक नमकीन झील है या फिर लवणी झील का उदाहरण है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर के बहती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बिहार से होकर के बहती है? पेरियार है, पुनपुन है, बेतवा या फिर महानदी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बिहार से होकर के बहती है? तो देखिए बिहार से होकर के बहने वाली नदी जो है पुनपुन है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पेरियार जो है इस किस राज्य में है? पेरियार जो है ये तमिलनाडु और केरल से संबंधित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बेतवा का कहाँ से संबंध है? तो मध्य प्रदेश में है। बेतवा नदी का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। और उसके बाद महानदी का संबंध जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। महानदी का संबंध जो है उड़ीसा और छत्तीस नदी से है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। बताइए रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? धान है, मक्का, बाजरा या फिर गेहूं है? तो बताइए रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? बताइए रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो देखिए रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है ये गेहूं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो गेहूं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी, पॉलीथीन, वनस्पति तेल या फिर सूती कपड़ा? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से
कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो देखिए पॉलीथीन जो होता है ये संश्लेषित तंतुओं पर आधारित है, ये कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका पॉलीथीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान की जलवायु का पता चलता है? बताइए किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है खान पान से, प्राकृतिक वनस्पति से, त्योहारों से या फिर रीति रिवाजों से। तो बताइए किसी स्थान की जलवायु का पता कैसे चलता है? तो बताइए किसी स्थान की जलवायु का पता कैसे चलता है? तो देखिए किसी स्थान की जलवायु का पता करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों से पता चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु का पता चलाने के लिए प्राकृतिक वनस्पति जो है जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है? बताइए भारत में जनगणना जो है कितनी अवधि के उपरांत होती है? तो देखिए भारत में जनगणना जो है ये 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो भारत में अंतिम जनगणना हुआ है 2011 में हुआ है, उसके बाद से जो है कोरोना के चलते 2021 में का जनगणना जो है नहीं हो पाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए भारत में सबसे पहली जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? बताइए भारत में सबसे पहला जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1872 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1872 ईस्वी में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक या फिर असम में स्थित है। तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बांदीपुर जो है ये हाथी के लिए फेमस है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। किसके लिए फेमस है? बांदीपुर जो है ये किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए फेमस है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है कर्नाटक के किस जिला में स्थित है? बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है कर्नाटक के किस जिला में स्थित है? तो देखिए कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित है। आप लोगों से यहाँ पे कर्नाटक पूछा हो सकता है इस बार पूछ ले कि कर्नाटक के किस जिला में स्थित है। तो आप लोग मैसूर जिला याद रखिएगा, क्योंकि जब हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा जो है अच्छे लेवल का बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग मैसूर जिला भी याद रख के चलिएगा। बताइए बाघ परियोजना कब आया था? बताइए बाघ परियोजना जो है कब आया था? तो 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना आया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहरलाल सुरंग स्थित है। बताइए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहरलाल सुरंग जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जवाहरलाल सुरंग जो है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है। बताइए ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है। बताइए ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ फसल कहलाती है, रबी फसल कहलाता है, वार्षिक फसल कहलाता है या फिर मौसमी फसल कहलाता है? तो देखिए ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली जो फसल होती है उसे रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल जो होती है रबी फसल होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है एक कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो देखिए कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो बताइए भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर हरियाणा? तो बताइए भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है? तो देखिए भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में, किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में लोनावाला पावर प्लांट स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है?
आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, असम या फिर पश्चिम बंगाल में स्थित है। बताइए नोनमाटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है कहाँ पे? असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम के गुवाहाटी में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नोनमाटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो बताइए मेघालय का जो गारो हिल्स है यह किसकी खेती के लिए जाना जाता है? केसर की खेती के लिए, रबड़ की खेती के लिए, चाय या फिर हल्दी की खेती के लिए? तो बताइए मेघालय की गारो हिल्स जो है किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो देखिए मेघालय की गारो हिल्स जो है ये जाना जाता है रबड़ की खेती के लिए। किसके लिए? रबड़ की खेती के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? बताइए 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी इसे किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो देखिए 1952 में राष्ट्रीय नीति आया था, उसे 1988 में संशोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये कौन सा है? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बंजर द्वीप है, इंदिरा पॉइंट है, हैवलॉक पॉइंट है या फिर पाल्क वेव है? बताइए भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? बताइए भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है यह है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? बताइए भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? बताइए भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो देखिए भारत के केरल राज्य में जो है शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पे जो है मिजोरम है और तीसरे स्थान पे जो है कर्नाटक है। इस क्वेश्चन जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? बताइए भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर त्रिपुरा? बताइए भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो बताइए भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जिसमें 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। कितने रहते हैं? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये बिहार है, जिसमें जो है 1106 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए तो ये दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें से कोई भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद जो है आप लोगों से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा में स्थित है? तो देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस प्रदेश में स्थित है?
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर पूछेगा अरुणाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है तो चांगलांग जिला में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कॉर्बेट, जिसका नाम बदल करके रामगंगा कर दिया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बताइए भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। गुवाहाटी में स्थित है, रांची में स्थित है, देहरादून में स्थित है या फिर माउंट आबू में स्थित है। तो देखिए भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं। बताइए मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं। बताइए कावेरी की हैं, महानदी की हैं, कृष्णा या फिर यमुना की हैं। बताइए मूसी और भीमा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए मूसी और भीमा जो हैं ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूसी और भीमा जो है किसकी सहायक हैं तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा की बादाम पहाड़ी की खादानें खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए ओडिशा की जो बादाम पहाड़ी है ये किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। हेमाटाइट पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है या फिर एजुराइट पाया जाता है। तो देखिए ओडिशा की जो बादाम पहाड़ी है ये किसके लिए फेमस है तो ये हेमाटाइट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है हेमाटाइट के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा का बादाम पहाड़ी जो है ये हेमाटाइट के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बादाम पहाड़ी में लोहे के उच्च श्रेणी के हेमाटाइट अयस्क पाए जाते हैं। बादाम पहाड़ी में लोहे के उच्च श्रेणी के हेमाटाइट अयस्क पाए जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं। बताइए सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, मैंग्रोव वन में, समशीतोष्ण वन में या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो बताइए सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां जो है ये कहाँ पर पाई जाती हैं। बताइए सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां जो है ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां जो है ये पाई जाती हैं मैंग्रोव वन में। कहाँ पाई जाती हैं मैंग्रोव वन में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है। बताइए लुसाई बोली जो है ये भारत के किस राज्य में बोली जाती है। बताइए लुसाई बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है। मणिपुर में बोला जाता है, सिक्किम में बोला जाता है, मिजोरम या फिर गोवा में बोला जाता है। तो बताइए लुसाई भाषा जो है ये किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिए लुसाई बोली का संबंध जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुसाई बोली जो है भारत के किस राज्य में बोली जाती है तो मिजोरम राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए बक्सा टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए बक्सा टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। असम में स्थित है, ओडिशा में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है या फिर झारखंड में स्थित है। तो बताइए बक्सा टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए बक्सा टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। तो देखिए लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है कवरत्ती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है।
बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है। झेलम है, रामगंगा है, ब्रह्मपुत्र है या फिर चिनाब है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है। तो देखिए मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और घाघरा के भी उद्गम स्थल जो है ये है मानसरोवर झील। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सींग वाला राइनो गेड़ा किस राज्य में पाया जाता है। बताइए एक सींग वाला राइनो गेड़ा जो है ये किस राज्य में पाया जाता है। बताइए एक सींग वाला राइनो गेड़ा किस राज्य में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम में। तो बताइए एक सींग वाला राइनो गेड़ा जो है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो ये असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सींग वाला राइनो गेड़ा जो है ये असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश होता है। बताइए जनसांख्यिकी लाभांश होता है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या। तो बताइए जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। बताइए जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मैग्रो स्थलों पर गौर करिए। बताइए निम्नलिखित मैग्रो स्थलों पर गौर करें। भीतरकनिका, पच्चावरम, कुंडापुरम। तो बताइए उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो देखिए इसका जो है भीतरकनिका और कुंडापुर जो है ये दोनों जो है, भीतरकनिका और कुंडापुर जो है ये दोनों जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जलेपला दर्रा स्थित है। बताइए जलेपला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। बताइए जलेपला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जलेपला दर्रा जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलेपला जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।